नमस्कार। आज बात करेंगे दिल्ली की राजनीति के बारे में। देखिए, फरवरी के महीने में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन दिल्ली के बारे में मैं आपको बता दूं कि मुकाबला दो पार्टियों में ही नज़र आ रहा है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। 2020 में जब चुनाव हुए थे यहाँ पर विधानसभा के, उस समय 62 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने और 8 सीटें मिली थी बीजेपी को। 70 सीटें यहाँ टोटल हैं। कांग्रेस, जिसने यहाँ 3 लगातार योजनाओं में राज किया, शीला दीक्षित के राज में, पिछले 2 विधानसभा चुनावों से खाता नहीं खोल पाई है। कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो कहीं फाइट में नज़र ही नहीं आ रही है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस के कुछ नेता ये जरूर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार हम दिल्ली में कड़ा मुकाबला देने वाले हैं। इसके पीछे उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है ये मुझे नहीं पता कि उनकी मानसिकता क्या है, किस आधार पर वो ऐसा कह रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ प्रदेशों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें तो कांग्रेस को कुछ खास मिला नहीं है। कांग्रेस कहीं उभर कर सामने नहीं आई है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की है और उसका हौसला बुलंदी पर है। और अभी जो ताज़ा जानकारी मेरे पास आई है दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की थी पिछले सप्ताह और उसमें 11 प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर किए थे और उन 11 प्रत्याशियों में से भी आधे प्रत्याशी वो थे जो बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आए हुए हैं आम आदमी पार्टी में। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, ये मेरी समझ से बाहर है कि आप 11 सीटों के अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर रहे हैं। आपके पास 62 विधायकों की लिस्ट है, जो 62 सिटिंग विधायक हैं, और उसके बावजूद भी आप केवल 11 की लिस्ट लाते हैं और उनमें से केवल 4-5 नाम ही ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, बाकी बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल कितना नीचे है और पार्टी की हालत इस समय प्रदेश में क्या हो चुकी है। बीजेपी भी अब तैयारी कर रही है। बीजेपी की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है और इसमें 3 उन लोकसभा सांसदों के नाम भी शामिल हैं जिनको अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उनमें टिकट नहीं मिला था। मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा के बारे में यह बताया जा रहा है कि उनको नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, उनके सामने चुनाव लड़ाए जाने की योजना है। नई दिल्ली जो सीट है, यहां पर ज़्यादातर मुख्यमंत्री ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हैं 2-3 बार से, उससे पहले 3 बार के करीब शीला दीक्षित रही थी। नई दिल्ली सीट वीआईपी सीट मानी जाती है। कनॉट प्लेस, लुटियंस का इलाका जो है ये इसमें कवर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने योजना ये बनाई है कि फायर ब्रांड नेता प्रवेश वर्मा को उतारा जाए विधानसभा चुनाव में और अरविंद केजरीवाल के सामने उनको प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं। चर्चाएं ये भी हैं कि नई दिल्ली सीट से सुनीता केजरीवाल चुनाव लड़ सकती हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की योजना भी एक बार अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो नई दिल्ली सीट से नाम चल रहा है प्रवेश वर्मा का। हरीश खुराना, मुख्यमंत्री रहे हैं मदन लाल खुराना, बड़े बड़े नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। विजय मल्होत्रा, मदन लाल खुराना, ये सब सीनियर लीडर्स हुआ करते थे दिल्ली में। उनके बेटे हैं हरीश खुराना, पार्टी के सचिव भी हैं प्रदेश के। उनको मोती नगर सीट से, पंजाबियों का इलाका है, वहाँ से उनको चुनाव लड़वाने की योजना चल रही है। रमेश बिधूड़ी, फायर ब्रांड, आपको याद होगा कि रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में दानिश अली को किस तरीके से पेला था जमकर, जो अमरोहा से सांसद थे, और बड़ा चर्चित वीडियो उनका वायरल हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि इसी वजह से उनका टिकट कट गया था। लेकिन अब चर्चा ये है कि उनको आजमाया जाएगा विधानसभा चुनाव में। और जो कालकाजी सीट है, ये साउथ दिल्ली की ही सीट है, वो साउथ दिल्ली से ही सांसद थे। साउथ दिल्ली की सीट है कालकाजी, और यहाँ से आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं वो विधायक हैं, उनके सामने प्लानिंग बनाई जा रही है कि रमेश बिधूड़ी को उतारा जाए। वीआईपी सीट है मालवीय नगर। मालवीय नगर की सीट से सौरभ भारद्वाज, जो मंत्री हैं इस समय आम आदमी पार्टी के, वो विधायक हैं। उनके सामने चर्चा ये है कि मीनाक्षी लेखी
जो नई दिल्ली से सांसद हुआ करती थी, उनका टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को दे दिया गया था, उनको चुनाव शायद वहां से लड़वाया जाएगा। राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं दुष्यंत गौतम, उनकी भी चर्चा है कि करोल बाग से उनका टिकट फाइनल हो सकता है। और जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वीरेंद्र सचदेवा, वो कस्तूरबा नगर या विश्वास नगर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा ये भी है कि कस्तूरबा नगर से मीनाक्षी लेखी भी चुनाव लड़ सकती हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय बीजेपी के, उनकी भी चर्चा है कि मालवीय नगर से अगर मीनाक्षी लेखी नहीं लड़ती हैं तो फिर उनके स्थान पर सौरभ भारद्वाज के सामने सतीश उपाध्याय लड़ेंगे। पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद दलित नेता हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे और लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने छोड़ दी थी आम आदमी पार्टी, फिर कांग्रेस चले गए थे। कांग्रेस के टिकट पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस में नहीं चले गए थे, बसपा में चले गए थे, बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। और अब उनकी फिर बीजेपी में एंट्री हो गई थी और अब बीजेपी की चर्चा है कि पटेल नगर रिजर्व सीट, जहां से वो विधायक थे, अभी तक विधायक इस्तीफा दे दिया था उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो वो विधायक थे, वहीं से मंत्री बने थे और अब उनकी चर्चा है कि वो पटेल नगर रिजर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे और अनिल शर्मा का नाम आरके पुरम से चल रहा है। देखिए, इस समय जो स्थिति है, अरविंद केजरीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इंडी अलायंस खत्म हो चुका है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम कांग्रेस के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि कांग्रेस के साथ इनकी सीट शेयरिंग की बातचीत हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी चली थी, कई दौर की वार्ता भी हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने कह दिया था कि भैया तुम्हारे बस की कुछ नहीं है यहाँ पर और ज़्यादा हम तुम्हें सीटें नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल अपना सा मुंह लेकर रह गए थे, उनका कोई खाता भी नहीं खुल पाया था हरियाणा में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर यहाँ पर वो समझौता करेंगे तो अपने हिस्से से सीट कांग्रेस को देनी पड़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि उनके हिस्से की सीटें कम हो और बीजेपी को उभरने का मौका मिले। तो इस तरीके से उनकी रणनीति चल रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की स्थिति एक बड़ी जो असहज इन दिनों हो रही है वो ये हो रही है, आप सोच रहे होंगे मैं अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहा हूं और उनके ऊपर हाल ही में जो पानी का हमला हुआ है उसका मैंने जिक्र नहीं किया। आपको बता दूं कि मालवीय नगर में वो पदयात्रा निकाल रहे थे। आजकल वो दिल्ली में पदयात्रा निकाल रहे हैं, शाम के समय घूमने निकल जाते हैं किसी भी विधानसभा में और वहाँ पर पदयात्रा करते हैं। वो सौरभ भारद्वाज के इलाके में गए हुए थे, पदयात्रा कर रहे थे, तो एक लड़का आया और उसने उनके ऊपर एक लिक्विड फेंक दिया। लोग ये कह रहे हैं कि उसमें कोई तेजाब था, कोई कह रहा है कि उसमें कोई केमिकल था। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि उसमें स्पिरिट थी। वो स्पिरिट फेंक के अरविंद केजरीवाल को आग लगाना चाहता था क्योंकि उसके हाथ में माचिस थी। अशोक झा नाम का ये जो लड़का था, इस व्यक्ति का खानपुर डिपो है, जो बस का डिपो है खानपुर का, वहाँ पे ये बस मार्शल था। आपको याद होगा कि कोविड के दौर में बहुत सारे बस मार्शल रखे गए थे। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हर बस के साथ एक मार्शल नियुक्त किया गया था। वो जो मार्शल था वो लोगों को अलग अलग बैठाता था और डिसिप्लिन मेंटेन करता था कि लोग भगदड़ ना मचा सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और उस समय मैंने खुद देखा इन मार्शल्स को, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अपनी जान जोखिम में डालकर बेचारे दिन भर ये बसों में इस तरीके से ट्रैवल करते थे। लेकिन आपको याद होगा कि इनको हटा दिया गया पिछले साल नवंबर में और 10,000 इस तरह के बस मार्शल थे, क्योंकि 1968 का एक कानून है जो ये कहता है कि दिल्ली में अगर इस तरह की कोई आपको नियुक्ति करनी है तो आप तब कर सकते हैं, कोई डिजास्टर्स हो जाए, कोई आपदा आ जाए, बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए आप इस तरह के होमगार्ड्स या जिसको कहते हैं कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर, उनको आप रख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बसों का संचालन करने के लिए बस मार्शल नहीं रखे जा सकते। कोविड के समय रखे गए ठीक है, लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने ये कहा है कि इनको इस तरीके से कंटिन्यू ही नहीं किया जा सकता और पिछले साल नवंबर में इन सबको हटा दिया गया। अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि 10,000 लोगों की नौकरियां एकदम से चली गई, चाहे ये टेम्परेरी ही नौकरी थी, संविदा पर थे, सभी ठेके पर थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस होने के बावजूद भी इनके परिवार तो चल रहे थे। मेरे ख्याल में 25-30 हज़ार रुपये के आसपास हर एक को सैलरी मिलती थी। तो इन सब की नौकरियां चले जाने से केजरीवाल बड़ी असहज स्थिति में है। ये जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। केजरीवाल जहां भी जाते हैं रैली करने लगते हैं, वहां पर ये नारेबाजी करने के लिए पहुंच जाते हैं कि हमारी नियुक्ति बहाल करो। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को
केंद्र सरकार पर, एलजी पर, वीके सक्सेना पर फोड़ने की कोशिश की। एलजी का ये कहना है कि भाई आप रख सकते हैं किसी खास व्यवस्था के लिए, जैसे कि अभी 1 नवंबर को इन सबको बहाल कर दिया गया। क्यों? कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। पोल्यूशन नियंत्रण करने के लिए जगह जगह वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जानी है, रेड लाइट्स पर तमाम जगह जो पोल्यूशन फैला रहे हैं उनको चेक करना है और कानून व्यवस्था थोड़ा सा कंट्रोल करनी है। तो एलजी ने कहा ठीक है, आप ऐसी स्थिति के लिए रख सकते हैं। तो 1 नवंबर से 28 नवंबर तक इन्हें रखा गया, फिर उसके बाद इनकी नौकरी खत्म। तो ये एक बहुत बड़ी असहज स्थिति है अरविंद केजरीवाल के सामने कि वो इन मार्शल्स को कैसे एडजस्ट करें। उस समय तो रख लिया, पैसा खर्च कर दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट पर इसका दबाव है, उनके पास पैसा नहीं है। डीटीसी की बसें आप फ्री दे रहे हैं, बिजली पानी आप फ्री दे रहे हैं, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतने सारे 10,000 लोगों को हर मंथ घर बैठाकर इस तरीके से सैलरी दे सकें। इन लोगों की भी समस्या वाजिब है कि 10,000 लोग हैं जो कई साल से लगे हुए थे, उनको अचानक आप इस तरह से बेरोजगार कर देंगे तो उनके परिवार पर, उनकी फैमिली पर, बच्चों पर, उनके भविष्य पर सवाल तो खड़ा हो जाएगा। इनमें से ज़्यादातर युवा लोग हैं। तो उनका आक्रोश अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बना हुआ है। और अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा सा बयान दे दिया कि भाई अमित शाह ने मेरे ऊपर हमला करवाया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल भी बहुत महान आदमी हैं, वो बिल्कुल रवीश कुमार की तरह हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो वो सीधा मोदी ने करवाया है। अगर एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया तो वो मोदी ने किया है काम सारा का सारा। तो उनको सबसे जो टॉप के लेवल है के आदमी हैं, उन्हीं पर उनको आरोप लगाने हैं। तो उन्होंने अमित शाह पर आरोप लगा दिया कि अमित शाह मेरे ऊपर हमला करवा रहे हैं, मुझे जिंदा जलवाना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसमें तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप अरविंद केजरीवाल पर हमला करवा रहे हैं। इनकी आदत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कई विधायक भी मुसीबत में फंसे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले इनके जो विधायक हैं नरेश बालियान उत्तम नगर के, उनको क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। उन पर यह आरोप है कि कपिल सांगवान जो गैंगस्टर है उसके साथ उसके संबंध हैं और दोनों मिलकर एक्सटॉर्शन यानी रंगदारी का धंधा चलाते हैं। एक ऑडियो क्लिप हाथ लगाया जिसके आधार पर उनको अरेस्ट किया गया है। एक और इनके महरौली के विधायक हैं नरेश यादव, उन्हें पंजाब की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनवाई है, 11,000 का जुर्माना किया है। उन पर जो है धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने का आरोप लगा है और 295 का एक केस उन पर दर्ज हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल आकंठ फंसे हुए हैं। शीश महल को लेकर जांच चल रही है, उनके कई मंत्री जेल जा चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मनीष सिसोदिया, इन सब लोगों को, सत्येंद्र जैन को, इन सब लोगों को जमानत मिली है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की जो राह है वो बहुत कठिन नज़र आ रही है। और इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं से ये सेंस हो रहा है कि इस बार उनके लिए चांस बन सकता है। क्यों? आप आम जनता के बीच में जाएंगे दिल्ली में तो आम जनता भी आपको ये कहती हुई नज़र आएगी कि भाई अरविंद केजरीवाल से हम लोग आज ही जा चुके हैं, हमें नहीं चाहिए फ्री बिजली पानी, हमें साफ़ सुथरी दिल्ली चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि इस बार गर्मियों में पानी का किस तरीके से अकाल रहा दिल्ली में, पानी के लिए किस तरीके से मारामारी हो रही थी। हमें उस तरह की स्थिति नहीं चाहिए। हमें पानी चाहिए, भले ही 2 पैसे उसके ले लो, हमें बिजली चाहिए, भले ही उसके 2 पैसे ले लो, हमें प्रदूषण रहित दिल्ली चाहिए, भले ही हम पर कोई टैक्स लगा दो। ये दिल्ली की जनता का इस समय मूड है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये मूड भांप पा रहे हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी को इस बार सेंस है, थोड़ा सा बीजेपी को ये लग रहा है कि माहौल उनके पक्ष में बन सकता है। और फिर महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे जो हैं उसने तो बीजेपी का हौसला बढ़ाया ही है। तो देखते हैं फरवरी में होने वाले चुनाव में बीजेपी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को मुकाबला दे पाती है, क्या सत्ता हथिया पाती है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। और दिल्ली की चुनावी कवरेज अब हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है और मेरे दोनों चैनल पर, इस चैनल पर भी और हर्ष की बात लाइव पर भी, आपको दिल्ली से संबंधित वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।